जिन व्यक्ति ने 3 बार चीफ मिनिस्टर और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अपने भाई को राशन दुकान से निकालकर अभी तक किसी बड़े मॉल का मालिक न बनाया या पूरा का पूरा कोई जिले का कुछ न बना दिया, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोई आर्थिक मदद नहीं की, कोई कानून के द्वारा कोई अनर्गल चीज उनको नहीं दिया, उन व्यक्ति के नियत पर कोई सवाल उठा सकता है क्या? आप रोहिंग्या के लिए लड़ रहे हैं, आप विदेशी लोग जो आके बसे हुए हैं उनके लिए लड़ रहे हो, और नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि गो आधारित कृषि नीति की मांग के बिना इस देश में कोई माई का लाल गैया नहीं बचा सकता। मोदी की लीडरशिप में आज का भारत आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है, लेकिन इसकी पूर्णतः तभी मुमकिन है जब तक कि गोवंश निर्यात पर फुल स्टॉप नहीं लग जाता है, और ये तभी संभव है जब तक कि देश में प्राचीन कृषि संस्कृति की वापसी ना हो जाए। 69 सालों की आजादी में सनातन की सरकार क्या प्राचीन कृषि संस्कृति की वापसी करवा पाएगी? इस पर क्या कहती है आनंद धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज? इसके लिए देखना न भूले धर्म ज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत निजी आचरण, उनकी नियत पर भारत क्या दुनिया के किसी व्यक्ति को शंका नहीं। इस बात का प्रमाण है कि भारत का विरोध आज दुनिया का सबसे दमदार देश, इतनी जबकि दोनों में दोस्ती थी जी। दोस्ती अगर व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी निभाना चाहते तो ट्रंप के साथ व्यक्तिगत दोस्ती निभा सकते थे उनकी बातों को मानकर, पर नरेंद्र मोदी जी के लिए दोस्ती नहीं, उनका देश, उनका राष्ट्र और उनके राष्ट्र के नागरिक सर्वप्रमुख हैं और भारत सर्वप्रमुख है। ये बात मैं जानता हूं। जिन व्यक्ति ने 3 बार चीफ मिनिस्टर और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अपने भाई को राशन दुकान से निकालकर अभी तक किसी बड़े मॉल का मालिक न बनाया या पूरा का पूरा कोई जिले का कुछ न बना दिया, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोई आर्थिक मदद नहीं की, कोई कानून के द्वारा कोई अनर्गल चीज उनको नहीं दिया, उन व्यक्ति के नियत पर कोई सवाल उठा सकता है क्या? सवाल तो उठ रहे हैं ना, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। आज एक और हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है वोट चोरी का। अब मैं तो ये ऐसा कहूंगा, देखिए मैं कभी इस शब्द का प्रयोग किया नहीं हूं। डेमोग्राफिकल चेंज की बात जब नरेंद्र मोदी जी ने की जी, तो ये कहीं ना कहीं वोट चोरी तो वहां हो रहा है, और वोटों को आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप रोहिंग्या के लिए लड़ रहे हैं, आप विदेशी लोग जो आके बसे हुए हैं उनके लिए लड़ रहे हो, और नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि सत्ता तो आती जाती रहती है गांधी जी, वो आएगी जाएगी जी। आप भी बहुत वर्षों तक आपके परिवार रहे सत्ता में, देश को रहने दीजिए, और देश को रहने देने के लिए ये अनर्गल बातें, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद चुनाव आयोग है, सब संस्थाएं हैं, और अगर वो कहते हैं कि ये संस्थाएं नरेंद्र मोदी के अनुसार कार्य करती हैं, तो पिछले 60 साल से आपने ऐसी संस्था क्यों बना के रखी थी जी? तो 60 साल से आप अपने यूज में ले रहे थे। ये तो उन पर जवाबदेही आएगी ना, कि आप कह रहे हैं कि ये संस्थाएं तो निजी जेबी संस्थाएं हो गई हैं जी। तो आपको इतना वर्ष मिला था, आपने स्वायत्त क्यों नहीं बना दिया था? ये तो व्यर्थ की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके नियत बहुत साफ हैं, पर कोई मनुष्य भगवान तो नहीं होता। हो सकता है किसी कारणवश किसी नीति को बनाने में आगे पीछे हो रहा हो, बहुत बार कोई राजनीतिक कंपल्सन रहे हों, जैसे गौ माता का बात आता है तो मैं भी कहता हूं कि भाई भारत से गौ हत्या बंद होनी चाहिए जी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कोई माई का लाल नहीं कर सकता, ये मैं दावा कर रहा हूं। क्यों नहीं गुरु जी क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए ना, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज लंबे समय से गौ माता के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे। अब बिहार के चुनाव में भी उतर चुके हैं, बिहार की सारी सीटों पे गौ भक्तों को टिकट दिलाएंगे, कह रहे कि भाई सब गौ माता को पशु की श्रेणी से बाहर निकालो। देखिए, उनका प्रयत्न गौ माता के लिए अच्छा है और एक अच्छे नियत से कार्य कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले जी। पर मैं ये पूछता हूं कि जिस देश में या जिस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आर्थिक स्थिति ही मूल है जी।
तो अभी मैं आपके पास आने से पहले एक रील मुझे किसी ने दिखाया, उत्तराखंड का था। 2 नवजात बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे गाय के, उनको जंगल में छोड़ दिया बाघ को खाने के लिए, क्योंकि दोनों बछड़े थे और वो दोनों कुछ मिट्टी खा रहे हैं और कोई हाथ दे रहा है तो उंगली चूस रहे हैं जैसे वो दूध पी रहे हैं। तो वास्तव में मैं रो ही पड़ा कि वो छोड़ने वाला जानवर था कि ये जानवर है, वो छोड़ के आ गए। अच्छा, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हर आदमी काम वही कर रहा है जिससे उनको पैसे का लाभ हो। जब भारत की पूरी कृषि व्यवस्था गोवंश पर आधारित थी तो गौवंश ही माना जाता था मूलधन। आपको याद नहीं, मैं तो एक पुराने जमाने के जमींदार परिवार से रहा हूँ। मेरे माता के कुल में भी और पिता के कुल में भी हजारों एकड़ जमीन, और हम बड़े परिवार में रहे। तो वहाँ पर हमने देखा कि जिनके घरों में बैल होते थे, 5 बैल 6 बैल, वो बड़े बड़े, तो बोला जाता था उनके यहाँ अपनी बेटी का विवाह करूंगा, 6 बैल बंधा हुआ है और 50 गैया वहाँ पर है। उस समय गो ही धन था और गौ माता के इन्हीं बछड़ों से जो बैल बनते थे, नंदी, उनसे खेती की जाती थी। और इनके गोबर और इनके जिस पर हमें ट्रोल भी किया जाता है, गोमूत्र भक्त, गो भक्त। जी जी। अब ये जो लोग ट्रोल करते हैं वो मूर्ख भी कैंसर से यही पी के ठीक होते हैं, उनको पता भी नहीं है कि गोमूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ है जी, चिकित्सा में। और हमारे यहाँ तो एक प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने स्वमूत्र का भी प्रयोग किया अपने लिए। आपने मोरारजी देसाई जी का नाम सुना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें लाभकारी हैं उन लाभकारी चीजों को साइंस बताएगा कि ये लाभकारी है कि नहीं है। आप जातिगत विद्वेष, संप्रदायगत विद्वेष के कारण गौ माता को गाली दे रहे हैं। गौ के गोबर के लिपे हुए घर में आज 1-1 लाख रुपया किराया देकर के लोग जा रहे हैं शहरों से दूर रहने के लिए। वाह वाह भाई, ऐसे बना है? बोला हाँ, कंडों से बना है, तो मैं यहाँ स्टे करूंगा। बोला कितना? बोला 1 लाख रुपीस पूरी फैमिली के लिए। आपके स्वास्थ्य के लिए क्या उत्तम है, आप उसको चुनेंगे। तो भारत में अगर पुनः कृषि व्यवस्था गोवंश पर आधारित हो जाए तो ये जितने भी रोग इत्यादि हैं, हम दवाइयों के जाल में फंस गए हैं, एक तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। इससे ज्यादा अन्न की जरूरत भारत को अभी नहीं है। लेकिन अगर आपने सामान्य नागरिक संहिता कानून नहीं बनाया तो इस भारत में केवल मुंडी ही मुंडी दिखाई पड़ेंगे, जमीन कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। और संसाधन आपके पास पृथ्वी के 3% हैं, जल करीब 3%, खाद्यान्न इतने %, और आपकी जनसंख्या कितनी है पता है? 20% जगह में जितनी होनी चाहिए उतनी जनसंख्या है। चाइना में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा उनके पास संसाधन है। हर देश की स्थिति यही है करीब करीब। एक भारत ऐसा है, संसाधन इतना और जनसंख्या इतना। तो इस पर तो बात नहीं करते। इस पर कोई बात करेगा, अच्छा बाबा आज मैं तुमको अनफॉलो कर रहा हूं, मैं तो तुमको बहुत अच्छा जानता था। ये हमारे इंस्टाग्राम पे लिखते हैं लोग, हमें दिखाते हैं, हम कि करने दो, अनफॉलो करें फॉलो करें। मैं फॉलो अनफॉलो के लिए थोड़ी जीता हूं, मैं देश के लिए जीता हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीता हूं। हमारे देश में भी किसी दिन बांग्लादेश की तरह हमारी बहनों के साथ घटनाएं न हो, उनके दुकान मकान न जलाए जाए, इसके लिए रितेश्वर जीता है। मैं फॉलोअर रहें न रहें और अच्छे काम के लिए क्यों नहीं फॉलो करेंगे? सुनेंगे, करोड़ों लोग सुनते हैं, दुनिया में भी सुनते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर प्राचीन कृषि पद्धति आ गई, मैं स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद जी हमसे तो वहाँ प्रयागराज में हमारा मिलन नहीं हो पाया, 1-2 बार उनका आना भी हुआ, फिर खबर भी आई। जब कभी मिलन हो गया इसके माध्यम से भी वो देखेंगे ही, तो मैं यही कहूँगा कि गो आधारित कृषि नीति की मांग के बिना इस देश में कोई माई का लाल गैया नहीं बचा सकता। चाहे कितना भी बड़ा साधु हो, चाहे कितनी भी बड़ी सरकार हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन खुद दुभर हो चुके हैं। बच्चे पालना कठिन है तो बछड़ों को कौन पालेगा, क्या देगा? वो गरीब जो स्वयं 1 किलो अनाज ला करके आज भोजन बनाकर खाते हैं, बहुत संख्या ऐसी है। उन पर हम दबाव नहीं दे सकते कि तुम बछड़ों को पालो। आज आपको गौशाला खोलनी पड़ती है और गौशाला को पैसा देना पड़ता है बछड़ों को पालने के लिए। वारे गोपाल का देश,
हम वृंदावन से हैं, गोपाल के नगरी से हैं। ये देश गोपाल का है, जहाँ गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी उपयोगिता भी थी, वो हमें स्वस्थ जीवन दे रही थी। अब तो गौ माता को बिल्कुल अलग हटा दिया गया है। दूध के लिए हमने हाइब्रिड गायें तैयार कर ली, हमारी देसी गौएं समाप्त हो रही हैं। अभी मैं जयपुर में भारत का पहला महाकुंभ लगा था, गौ महाकुंभ, वहाँ मैं गया था और वहाँ मुझे बुलाया गया और इतने लोग प्रसन्न हुए। बोला, गुरुदेव आज हम लोगों ने समझ लिया कि गौ की रक्षा कैसे हो सकती है। सब लोग बैठे थे, आरएसएस के बड़े लोग बैठे थे, राज्यपाल स्तर के लोग बैठे थे, सरकार के लोग बैठे थे, अधिकारी बैठे थे, जनसाधारण थी। उन्होंने कहा कि यही एक उपाय है जिससे हम गौ माता को बचा सकते हैं। गौ माता को गौवंश से मतलब पुनः कृषि को जोड़ा जाए। हमको क्या मिला इस ट्रैक्टर से, आधुनिक मशीन से और ये डीएपी यूरिया खाद से और ये कीटनाशक जहर से हमें क्या मिला? कैंसर तो मिला है हमको। आपको मिला क्या है? आज भी आपको ऑर्गेनिक अन्न के लिए ढूंढना पड़ता है और आप 1000 रुपए किलो ऑर्गेनिक अन्न खरीद के खा रही हैं। और यहीं नोएडा में आसपास में फॉर्म लोगों ने बना रखे हैं अपने खाने के लिए ऑर्गेनिक और दूसरों को एक्सपोर्ट करने के लिए वो जहर वाला। ये इंसानियत है। आप अपने बच्चों को ऑर्गेनिक खिलाना चाहते हो, गौ माता के गोबर से जो उत्पन्न हो उसको खिलाना चाहते हो, तो ये जहर किसको खिलाना चाहते हो? मत करो ऐसा पैदा और कह दो कि हम इतना ही पैदा करेंगे जितने से आप स्वस्थ रह सकें। हम मृत्यु के लिए थोड़ी अन्न पैदा कर रहे हैं, मृत्यु के लिए फल थोड़ी पैदा कर रहे हैं, मृत्यु के लिए हम सब्जियां थोड़ी पैदा कर रहे हैं। सब्जियां जहरीली हो गई हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं। आप हत्या कर रहे हो मनुष्यों की, ये मर्डर केस है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का पहला कानून अगर मजबूत नहीं बना तो भारत का बचना कठिन है। दूसरा, गौ माता और गौ वंश को प्राचीन कृषि पद्धति से अगर भारत को नहीं जोड़ा गया पुनः, तो एक गैया की रक्षा कोई माई का लाल नहीं कर सकता। आखिर नरेंद्र मोदी जी की इतनी नीयत अच्छी है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, पूरे देश में लोग मानते हैं कि सनातन की सरकार चल रही है, फिर भी ये आरोप जब आता है कि गौ मांस का निर्यात बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम चुप हो जाते हैं। क्यों? उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। कहां संरक्षित करेंगे? अरबों खरबों रुपए चाहिए, आप करेंगे क्या? बच्चे बड़े होंगे, उन बच्चों का करेंगे क्या? कहां बैठ के खिलाएंगे? तो आप पुनः अपनी प्राचीन कृषि संस्कृति को ले आइए, देश का स्वास्थ्य बच जाएगा, हमारी मेधा बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी, गौ फिर से पूज्य हो जाएगी और जिनके द्वार पर बैल बंधे होंगे उन्हें माना जाएगा कि ये सच्चे किसान हैं। और फिर वही गीत जो कभी इसी देश का सुपरहिट गीत था, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। ये इसी देश का गाना है ना, कभी सुपरहिट हुआ था। इन 20, 25, 30 सालों में ऐसा क्या बदल गया कि गौ कसी होने लगी, गौ की इतनी हत्या होने लगी, बछड़े मारे जाने लगे। हमें पुनः अपनी प्राचीन कृषि संस्कृति की ओर भारत सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं। हमारी जब भी मुलाकात भी होगी नरेंद्र मोदी जी से और सरकार के लोगों से, और होती रहती है, तो हम कहते भी हैं और तेजी से कह रहे हैं, पब्लिक फोरम में कह रहे हैं, कृषि नीति को बदल दीजिए, पुनः गौ वंश से कृषि नीति को ले आइए। गौ माता की हत्या के नारे लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर गौ माता की हत्या नहीं होगी, गौ बचाने का होड़ लगेगा फिर कि कहां से बैल लाऊं, कहां से गाय लाऊं। तो दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी। एक तो हम स्वस्थ होंगे, भारत स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, ऑर्गेनिक फूड्स हमारे पास होंगे, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखेगी कि ये ऑर्गेनिक फूड्स का एकमात्र देश है जहां ये गौ को अपनी माता मानते हैं। इस बात को भारत के साइंटिस्ट भी सुने, इस बात को भारत के सारे छात्र भी सुने, और जितने भी अधिकारी, लीडर और स्पिरिचुअल गुरु हैं वो भी सुने। इसके बिना उपाय अगर कुछ हो तो मुझे बताइए, वैज्ञानिक बताइए, कोई दूसरा उपाय बताइए गौ संरक्षण का और अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने का। ये अलग से 1-1 एकड़ में खेती करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हमारी तो भारत की पूरी खेती ही ऑर्गेनिक थी, सब्जियां ऑर्गेनिक थी, फल ऑर्गेनिक थे, अब अलग से क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने गौ माता को
बेकार बना दिया, हमने बैलों को बेकार बना दिया। ये इसका उपाय है। हम जब तक कारणों पर विचार नहीं करेंगे तब तक ये चिल्लाते रहेंगे झंडा उठा करके गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या कुछ नहीं होगा, एक हत्या बंद नहीं होगी। गौ माता और गौ वंश को पुनः कृषि से जोड़ो तो ये हमारे लिए धन हो जाएंगी और हम इनकी पूजा करने लगेंगे और हम स्वस्थ भी हो जाएंगे। और अन्य प्रदेशों से कैंसर की ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी। कई प्रदेशों से स्पेशल कैंसर की ट्रेनें चलने लगी जी। इसी कारण ना कि कोई और कारण है। तो इन सब बातों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। सरकार के पास शक्ति है तो सरकार इसका प्रयोग करे। जनता के पास ये शक्ति है कि अपने चुने हुए सांसदों के पास जाकर दबाव बनाए कि आपको ये करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सरकार को भी बल मिलेगा कि जनता ये चाहती है, मुझे करना पड़ा। आज तो जनता को मतलब ही नहीं है, ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, सरकार को बोल रही है तुम करो, तो सरकार को विरोध झेलना पड़ता है, लोग बदनाम करते हैं। तो आप भी खड़े होइए कि मैंने वोट दिया है और मैं कह रहा हूं इनको ये करना पड़ेगा, तो सरकार को बल मिले। और इसके बाद अगर ये सरकार काम नहीं करती तो फिर सरकार निकम्मी होगी। इसका मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली जानता हूं कि जनता जिस दिन खड़ी होगी, मांग करेगी, इस सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, क्योंकि जो लोग लीड कर रहे हैं ना वो वास्तव में संत प्रकृति के लोग हैं। हमारे चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, ये सब संत प्रकृति के लोग हैं। ये भारत के लिए ही जी रहे हैं, ये सनातन के लिए ही जी रहे हैं। आप आरोप जितना लगा दो, भगवान है नहीं, थोड़ी बहुत चूक इनसे भी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। उन चूकों को आप उठाओ। इस चूक उठाने से तो काम नहीं चलेगा। अपेक्षाकृत देखो भारत को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है।